दिन आए तो आप कहेंगे नहीं। औरंगाबाद के इस ऐतिहासिक शहर के ऐतिहासिक मैदान में आप तमाम औरंगाबाद वासियों को, महाराष्ट्र के वासियों को, देशवासियों को मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करना चाहता हूं। दोस्तों, आप जिस मैदान में मौजूद हैं, इस मैदान का नाम बहुत अच्छा है, आमो खास मैदान। जो मैदान आम के लिए महत्वपूर्ण होता है, वो मैदान अपने आप खास हो जाता है। लोगों ने मुझे बताया कि औरंगाबाद में 52 दरवाजे हैं। ठीक बात है। और उन दरवाजों में से 2 दरवाजों का नाम मुझे बहुत अच्छा लगा। एक दिल्ली गेट और दूसरा रंगीन दरवाजा। मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली में भी एक गेट है जिसका नाम दिल्ली गेट है, लेकिन वहाँ रंगीन दरवाजा नहीं है, रंगीन प्रधानमंत्री रहते हैं वहाँ। और वो रंगीन क्यों है? क्योंकि रंग बिरंगा कपड़ा पहनते हैं। जहां जाते हैं वहां अलग अलग तरह का कपड़ा पहनते हैं। और जब प्रधानमंत्री बन के आए थे तो उनका एक झूठ और उनका एक सूट बहुत मशहूर हुआ था। झूठ ये था कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, और सूट ये था जिसपे मोदी मोदी लिखा हुआ था। तो रंगीन प्रधानमंत्री वहां रहते हैं। और आजकल दिल्ली का मौसम अच्छा नहीं है और दिल्ली की हवा भी खराब हो गई है। 4.5 सालों में भाजपाइयों ने दिल्ली का हवा खराब कर दिया है। हालांकि पूरे देश में ही उनकी हवा खराब है, इसीलिए वो मोदी जी के काम पर वोट मांगने के फिराक में नहीं है, वो राम जी के नाम पर वोट मांगने के फिराक में है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 4.5 साल हो गए हैं सरकार को, और सरकार ने आपको क्या दिया है ये आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। कोई आदमी दिल्ली से आए और मंच सजा करके आपको समझाए कि आपके अच्छे दिन आए हैं कि नहीं आए हैं, मैं समझता हूं इसकी जरूरत नहीं है। आप रोज अपना जीवन जीते हैं, आपको मालूम है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। जब आप अपना मोटरसाइकिल, स्कूटर या कार लेकर के पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो आपको पता चलता होगा कि अच्छे दिन आए हैं कि नहीं आए हैं। जब आप झोला लेके बाजार में अपने जरूरत की चीजें खरीदने के लिए जाते होंगे तब आपको समझ में आता होगा कि आपके अच्छे दिन आए हैं कि नहीं आए हैं। पेट काट करके आपने अपने बच्चों को पढ़ाया, इस देश के नौजवानों ने मेहनत की, अपनी पढ़ाई की, फॉर्म पे फॉर्म भरे जा रहे हैं, तारीख पे तारीख निकलती जा रही है, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। तो आप बेहतर जानते हैं कि आपके अच्छे दिन आए हैं कि नहीं आए हैं। ये मराठवाड़ा का इलाका है, विदर्भ का इलाका है, और आप देश के अलग अलग इलाकों में घूम लें, आज किसानों की हालत ये है कि किसान का बेटा किसान बनने को तैयार नहीं है। और ये आंकड़ा सुन करके आपको आश्चर्य होगा कि पिछले कुछ सालों में 3 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, और औसतन हर साल 12,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये आदमी यहाँ खड़ा होकर के निगेटिविटी फैला रहा है। मैं निगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ। जो दर्द आपका है वही दर्द हमारा है। हम एक दूसरे से अपना दर्द साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश में कौन से तबके के लोग हैं जो परेशान हैं, यह बात किसी से छुपा हुआ नहीं है।
खास करके जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, आज उनकी परिस्थिति बहुत ही दर्दनाक बन चुकी है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि ये 2014 से होना शुरू हुआ है। ठीक बात है, ऐसा नहीं है कि गरीबी की समस्या 2014 से शुरू हुई है। ऐसा नहीं है कि किसान की आत्महत्या 2014 से शुरू हुई है। ऐसा भी नहीं है कि इस देश में बेकारी 2014 से हुआ है। आखिर कौन सी वो बात है जो 2014 से हुआ है? इस बात पे मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप मुझे याद करके बताइए कि राम मंदिर का मुद्दा किस साल का मुद्दा था? 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई, और बाबरी मस्जिद इसलिए गिराई गई ताकि राम मंदिर बनाया जाएगा। यह सन 2018 है। मंदिर नहीं बना, मस्जिद गिराई गई थी मंदिर बनाने के लिए। मंदिर नहीं बना, लेकिन भाजपा 2 बार सरकार बना चुकी है। तीसरा बार फिर से वो सरकार में आना चाहते हैं। इसीलिए जब 5वां साल है सरकार का, 4.5 साल बीत गए हैं, फिर से मंदिर का मुद्दा हमारे सामने लाया गया है। मैं भी कहता हूं कि गरीबी, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या, नौजवानों के जो जीवन के सवाल हैं, महिलाओं की सुरक्षा, दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, और जो कृषक जातियां हैं, आप नजर दौड़ा करके पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, जो कृषि आधारित जातियां थी, जैसे यदि आप महाराष्ट्र की बात करेंगे तो जो मराठा कम्युनिटी है वो आज आरक्षण की मांग कर रहा है। जो काश्तकारी का काम करते थे, जो मुसलमान हैं, वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं। जो धनगर हैं वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं। आप गुजरात जाएंगे, महाराष्ट्र के बगल में पाटीदार लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ऊपर आप हरियाणा जाएंगे तो जाट लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं। राजस्थान जाएंगे तो गुर्जर लोग अपना आरक्षण बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। यह परिस्थिति क्यों पैदा हुई? यह परिस्थिति इसलिए पैदा हुई है कि खेती लगातार अलाभकारी होती जा रही है। किसान मजबूरी में किसानी कर रहा है, वो किसानी छोड़ देना चाहता है। इसीलिए देखिएगा कि वो अपने बच्चे को गांव में नहीं रखना चाहता है, वो शहर भेजता है ताकि वो किसान नहीं बने, वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पुलिस में जाए, फौज में जाए, सरकारी नौकरी करे, निजी नौकरी करे, प्राइवेट नौकरी करे, लेकिन वो किसान नहीं बनाना चाहता है। धीरे धीरे स्थिति ये पैदा हुई है देश के भीतर कि जितनी कृषक जातियां थी उसके भीतर भारी असंतोष पैदा हुआ है। मुद्दा 2014 के पहले का है, लेकिन 2014 में जो सरकार बनाई गई वो किन वादों के साथ बनाया गया था? आपको याद होगा, अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे। मोदी जी का हंसता हुआ नूरानी चेहरा उस पर लगाया गया था, और उसके बगल में तरह तरह के नारे लिखे गए थे, जैसे बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। ये नारा याद है कि नहीं है? बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। नहीं चलेगा भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। ये सारे नारे लगाए गए थे। 4.5 साल हो गए हैं। इन नारों के संबंध में प्रधानमंत्री अपने मन की बात में कुछ नहीं बोलते हैं। एक बार भी आपने सुना है कि उन्होंने अपने मन की बात में कहा हो कि इस बार हम अमेरिका घूमने नहीं जाएंगे, मराठवाड़ा के उन किसानों से मिलने के लिए जाएंगे जिन्होंने खेतों में आत्महत्या कर लिया, उनके परिवारों से मिलने जाएंगे। एक बार भी उन्होंने अपने मन की बात में कही है कि जिन दलित परिवारों के ऊपर अत्याचार हुआ है उन दलित परिवारों से हम मिलने के लिए जाएंगे। एक बार भी उन्होंने कहा है कि जो लोग सफाई कर्मी हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, गटर में उतरने का काम करते हैं, और गटर में उतरने के चलते
जहरीली गैस की वजह से जो उनका मौत हो जाता है, उन परिवारों से हम मिलने के लिए जाएंगे। एक बार भी आपने सुना है वो कहां जाते हैं? प्रियंका चोपड़ा के रिसेप्शन में जाते हैं। वो कहां जाते हैं? अनुष्का शर्मा के रिसेप्शन में जाते हैं। वो कहां जाते हैं? ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप से मिलने के लिए जाते हैं और कहते हैं इनके जो समर्थक हैं कि मोदी जी ने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। अरे आप इतिहास ठीक से नहीं पढ़े हैं, हम इतिहास को बहुत अच्छे तरह से पढ़े हैं। दुनिया में भारत का नाम आपका मोहताज नहीं है। दुनिया को इस देश ने जीरो दिया है। ये आर्यभट्ट का देश है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का देश है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, संभाजी महाराज, वीर शिवाजी का देश है। यह देश आपके नाम का मोहताज नहीं है। इसको कहते हैं कि दूसरे के काम को अपने नाम कर लेना। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? अभी आर्मी के एक रिटायर्ड जनरल हुडा ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर बिना मतलब की मीडियाबाजी की गई। मतलब ये कि जिस किसान की मौत खेतों में हो रही है, उसके बच्चे सीमा पे खड़ा होकर के अपना जान झोंक करके इस देश की सेवा कर रहे हैं, इस देश की रक्षा कर रहे हैं। ना उस जवान के पिता को उनके फसल का दाम मिल रहा है, ना ही वो जो जवान जो किसानों के बच्चे हैं उनको उनके काम का क्रेडिट मिल रहा है। क्रेडिट कौन ले रहा है? क्रेडिट सरकार ले रही है। बार बार अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हमारे मजबूत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। ऐसा लगता है कि हेलमेट लगा करके मोदी जी खुद ही गोली चलाने के लिए गए थे। मरे खेत में किसान, शहीद हो उसका बेटा जो है जवान, और नाम किसका हो? मोदी जी का। ये जो राजनीति है, इस राजनीति को हमको समझना पड़ेगा। किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, किसानों को उनके फसल का बीमा का अधिकार नहीं मिल रहा है, और किसानों को जो बीमा देने वाली, जिस पे ये बड़ा बड़ा विज्ञापन करते हैं, बड़ा बड़ा प्रचार करते हैं, किसानों को बीमा देने वाली कंपनी को एक साल में 10,000 करोड़ का मुनाफा होता है। दूसरी तरफ एक साल में 12,000 किसान आत्महत्या करते हैं। और जो जवान हैं, जो इन्हीं किसान मजदूर परिवारों से आते हैं, जब उन जवानों ने इस सरकार को कहा कि आप हमारा काम अपने नाम करना चाहते हैं तो कम से कम हमारे काम का मेहनताना तो हमको दे दीजिए। जब इस देश के सैनिकों ने सरकार से कहा कि हमारा वेतन बढ़ा दीजिए, तो सरकार ने कहा कि खजाने में पैसा नहीं है, हम आपका वेतन नहीं बढ़ा सकते हैं। अब एक सवाल का जवाब आप दीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी करते होंगे। जब पुराना पेंशन को खत्म किया जा रहा था, तब सरकार ने क्या कहा था? सरकार ने कहा था, और मैं याद दिला दूं, उस वक्त माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। सरकार ने कहा था कि खजाने में पैसा नहीं है, सब्सिडी का बोझ सरकार नहीं उठा सकती है, इसीलिए पुराना पेंशन योजना समाप्त कर दिया जाए। तो जब इस देश के आम लोगों का पेंशन समाप्त किया जा सकता है, तो इस देश के सांसदों और विधायकों का पेंशन क्यों नहीं समाप्त कर देना चाहिए? 10 दिन के लिए भी यदि कोई सांसद और विधायक हो जाए तो जिंदगी भर उसको पेंशन मिलेगा। लेकिन कोई मास्टर, कोई सिपाही, कोई क्लर्क, कोई कर्मचारी पूरी जिंदगी गुजार दे, लेकिन उसको पेंशन नहीं दिया जाएगा। कभी सोच करके इस बात को देखते हैं कि किस तरीके से सरकार हमारे साथ धोखाधड़ी कर रही है। और यह बात मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूं कि सरकार जिन कामों का क्रेडिट अपने ऊपर लेना चाहती है, दरअसल वो सारा काम, वो सारा बोझ उसने जनता के कंधे पे डाल दिया है। मोदी जी कह रहे थे ना कि मेरी माँ लकड़ी पे खाना बनाती थी, उसके आंख से आंसू निकलता था। अरे मोदी जी, आपकी माँ की ही आंख से आंसू नहीं निकलता है, किसी की माँ लकड़ी पे खाना बनाएगी तो उसके आंख से आंसू निकलेगा।
ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी के आंख से आंसू निकलेगा या मोदी जी के माँ के आंख से आंसू निकलेगा लकड़ी पे खाना बनाने के चलते, और मेरी माँ के आंख से नहीं निकलेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपकी आप माँ है और बाकी लोगों की माँ नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप जो है बेटा हैं और बाकी के बेटों का कोई महत्व नहीं है। आप यदि अपने माँ के आंख का आंसू देख सकते हैं तो कभी रोहित वेमुला के माँ का आंख का आंसू भी देख लीजिए, कभी नजीब के माँ का आंख का आंसू देख लीजिए, कभी अखलाक की पत्नी के आंख का आंसू देख लीजिए, और अभी जिस इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या की गई है बुलंदशहर में, उसके बेटों के आंख का आंसू देख लीजिए, उसकी बहन और उसकी पत्नी के आंख का आंसू देख लीजिए। ये क्या है? ये मार्केटिंग है कि आपका पैसा आपसे वो छीन रहे हैं और आपको जो वो लॉलीपॉप थमा रहे हैं, वो लॉलीपॉप देते हुए वो समझा रहे हैं आपको कि वो कितने महान हैं। उज्ज्वला योजना को लेकर के सरकार ने प्रचार किया कि हम तमाम गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। बार बार इस पे ढोल पीटते हैं। कभी प्रधानमंत्री के मुंह से गैस सिलेंडर के दाम के बारे में आप कभी सुने हैं कुछ? इतनी चर्चा होती है उज्ज्वला योजना की, लेकिन गैस सिलेंडर कितने में मिलता है इस पे कभी अमित शाह का आपने कोई बयान सुना है? और उज्ज्वला योजना की सच्चाई क्या है कि आपका टोपी घुमा करके आपके ही माथे में पहनाया जा रहा है। जो सब्सिडी देने की बात की जा रही है, दरअसल वो पूरा का पूरा पैसा आपसे वसूल किया जाता है। और सरकार बार बार ये दावा करती है कि जो हमने जनधन योजना शुरू की है, उस जनधन योजना के चलते सरकारी योजना में भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है। ये सरकार का दावा है। अब एक बात हमको आप सोच करके बताइएगा, जो लाल कार्ड योजना के तहत लोगों को 3 रुपए किलो चावल मिलता था, आपको 15 किलो चावल मान लीजिए मिलता है, तो 15 तिया 45 रुपया हुआ। 45 रुपया आपके खाते में भेज दिया जाएगा। आप 15 किलो चावल मार्केट से खरीद लीजिएगा। इस बात को आप सोच करके देखिए कि कैसे इस देश की जितनी भी लाभकारी कल्याणकारी योजनाएं थी उसको एक एक करके समाप्त कर दिया गया और हमसे हमारा सब्सिडी छीन करके इस देश के पूंजीपतियों के खाते में पहुंचा दिया गया है। और इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं कि इस देश में जो टोटल एनपीए है, एनपीए मतलब ये है जिन लोगों ने बैंक से कर्जा लिया और बैंक को वो पैसा वापस नहीं किया गया, उसको एनपीए कहा जाता है। इस देश में जो टोटल एनपीए है वो 10 लाख करोड़ है और इस 10 लाख करोड़ का जो 90% से ज्यादा कर्जा है वो इस देश के 250 परिवारों को दिया गया है और उसमें से 3,16,500 करोड़ रुपया इस देश के कॉरपोरेट का माफ किया गया है। और इसी माफी का लाभ उठा रहे हैं मुकेश अंबानी के एक भाई हैं अनिल अंबानी, जो बैंक का पैसा नहीं लौटाया है। जिसके पास बैंक को पैसा लौटाने के लिए नहीं है, उसको इस देश में राफेल का ठेका दे दिया गया है। और ये राफेल का ठेका क्यों दिया गया है? ये राफेल का ठेका इसलिए दिया गया है कि आप लोग भी थोड़ा इतना तो समझते होंगे ना, दलाली क्या होता है? दलाली ये होता है कि किसान खेत में गोभी उपजाया तो साहूकार जाएगा और साहूकार 5 रुपए किलो उससे गोभी खरीदेगा और उसको लेकर के जब वो मंडी आएगा तो वहां पे दलाल घूम रहा होगा और वो दलाल जो है वो कहेगा कि हम आपका गोभी 20 रुपए किलो में बिकवा देंगे, आप हमको 5 रुपया दलाली दे दीजिए। अब वो 20 रुपया में उसको बिकवाएगा तो वो जो दलाली का पैसा है अल्टीमेटली किसको देना पड़ेगा? जब हम झोला लेकर के गोभी खरीदने के लिए जाएंगे तो हमको देना पड़ेगा। जो राफेल का दाम पिछले बार लगभग 600 करोड़ रुपया था, वो बढ़ा करके 1600 करोड़ रुपया कर दिया गया। और ये 1600 करोड़ रुपया क्यों किया गया?
ताकि इसमें कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाया जा सके और इस पे कोई चर्चा नहीं हो, इस पे कोई बात नहीं हो। इसीलिए अंबानी साहब के जो चैनल हैं वो दिन रात राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा ये सवाल पूछते रहते हैं। कौन सा ऐसा समुदाय है इस देश में, कौन सी ऐसी पार्टी है या कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि मंदिर नहीं बनना चाहिए? कोई ऐसा नहीं है। आपके ही महाराष्ट्र के एक महान फिल्म निर्माता हैं जिनका नाम है आनंद पटवर्धन। जिस वक्त बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी उस वक्त के जो वीडियो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको इकट्ठा करके उन्होंने एक फिल्म बनाई। उस फिल्म का नाम है राम के नाम पर। मौका मिल जाए यदि व्हाट्सएप खेलने से और फुर्सत मिल जाए तो इस फिल्म को देख लीजिएगा कि किन परिस्थितियों में मस्जिद तोड़ी गई, क्यों तोड़ी गई और उसको तोड़ने के बाद देश में कैसे हालात पैदा हुए। उस वक्त जैसे आपका ये बहुत ऐतिहासिक मैदान है आमो खास मैदान, उसी तरीके से बिहार के पटना में भी एक ऐतिहासिक मैदान है जिसका नाम है गांधी मैदान। और उस गांधी मैदान में देश के तमाम विपक्षी दलों के नेता ऐसे ही एकजुट हुए थे जैसे आपके औरंगाबाद के अलग अलग पार्टियों के नेता यहाँ बैठे हुए हैं। और उसमें तमाम लोगों के भाषण हैं। उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो नागपुर के रहने वाले थे कॉमरेड ए.बी. बर्धन का भी भाषण है। कॉमरेड ए.बी. बर्धन जिनको कम्युनिस्ट समझा जाता है और कम्युनिस्टों के बारे में ये कहा जाता है कि ये धर्म को नहीं मानते हैं, वो अपने भाषण में कहते हैं कि आप मंदिर बनाइए। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि बाकी कोई बोलेगा तो आप कहिएगा कि सॉफ्ट हिंदुत्व कर रहा है। माने मोदी जी मंदिर जाते हैं तो वो हिंदू धर्म की रक्षा होती है और राहुल गांधी जब मंदिर जाते हैं तो वो वोट बैंक होता है। ठीक बात है, ये उनकी समझदारी है। तो बर्धन साहब कहते हैं कि आप मंदिर बनाइए, भव्य बनाइए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस बात की जिद नहीं कीजिए कि मस्जिद तोड़ करके ही मंदिर बनाएंगे। वो ये कहते हैं कि अयोध्या का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो भगवान प्रभु श्री राम के नाम से पवित्र नहीं है। आप कहीं भी बना लीजिए। कहने का मतलब ये है कि कण-कण में राम बसते हैं तो आप मंदिर बना लीजिए, लेकिन ये हठ मत कीजिए कि मस्जिद तोड़ करके ही बनाएंगे। तो मस्जिद तो टूट गई, बाबरी मस्जिद टूट गई ना, मंदिर बना। दोस्तों इस बात को समझिए कि मंदिर बनाने के लिए मस्जिद नहीं तोड़ी गई थी, सरकार बनाने के लिए मस्जिद तोड़ी गई थी। क्योंकि ये राम के भक्त नहीं है, इस कंफ्यूजन में आप मत रहिए। ये नाथू राम के भक्त हैं और इन नाथू राम के भक्तों को ये बात मालूम थी कि सरकार मंदिर बनाने से नहीं मस्जिद तोड़ने से बनेगी। और सरकार बनी कि नहीं बनी? सरकार बनी ना। 4.5 साल हो गए, दिन भर मोदी जी विकास विकास करते रहते थे। विकास विकास, कहाँ है विकास? अचानक से विकास जो है झोला लिया है, अब फिर से अयोध्या की तरफ चल दिया है। आप मुझे बताइए कहाँ गए वो मुद्दे, जिन मुद्दों को लेकर के ये कहा गया कि हमको ऐसे मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है। और खेल समझिए, ये खेल बहुत मजेदार है। खेल ये है कि जो सरकार के मंत्री हैं वो बयान दे रहे हैं कि मंदिर सरकार के भरोसे नहीं बनेगी, करोड़ों हिंदुओं के आस्था के दम पर मंदिर बनेगा। तेरे बेहुदा, तुम हमको ये बताओ 1925 में आरएसएस बना, उससे पहले हिंदुओं की आस्था नहीं थी। कौन पहले पैदा हुआ?
पहले राम जी का अवतार हुआ कि नाथुराम राम जी का पैदाइश हुआ, ये जरा हमको समझा दो तो। इस खेल को इस देश के नौजवान नहीं समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस देश के नौजवान इस खेल को समझेंगे। कोई भी धर्म किसी पार्टी की मोहताज नहीं होती है। उस धर्म की जो अपनी खासियत है, उस खासियत के चलते वो धर्म जिंदा रहता है। पिछले 5000 साल से यदि हिंदू धर्म इस देश में बना हुआ है तो वो किसी हिंदू युवा वाहिनी के बदौलत नहीं, वो इस देश के लोगों के मन में जो श्रद्धा है उस श्रद्धा के बदौलत टिका हुआ है। यह बात हमको समझना चाहिए। लेकिन ये आस्था की बात क्यों करते हैं? ये आस्था की बात इसलिए करते हैं ताकि अस्थाना के सवाल को भटका दिया जाए। अस्थाना के बारे में आप जानते हैं कि नहीं? सीबीआई के ऑफिसर हैं। आस्था की बात इसलिए की जाती है कि दोनों तरफ जनता को कैसे इंगेज करके रखा जा सके। सरकार में बैठे हुए हैं, इस देश के राष्ट्रपति हिंदू हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हिंदू हैं, उपराष्ट्रपति हिंदू हैं, 20 से ज्यादा राज्यों में हिंदुओं की रक्षा करने वाली पार्टी की सरकार है। तो फिर 12,000 जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं वो भी हिंदू हैं, उसके बारे में हिंदुओं की रक्षा करने वाली ये सरकार क्या कर रही है? ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी हैं, उनके द्वारा जो संगठन बनाया गया उसका नाम है हिंदू युवा वाहिनी, और एक हिंदू रक्षक सीएम के रहते हुए एक हिंदू इंस्पेक्टर की कैसे हत्या कर दी गई? ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? अरे सुबोध सिंह तो हिंदू है ना, हिंदू एक नहीं है, फिर उनकी हत्या क्यों कर दी गई? ये साजिश हम लोगों को समझने की कोशिश करना चाहिए। और साजिश ये है कि जो काम अंग्रेज इस देश में अधूरा छोड़ करके गए थे, ये अंग्रेजों के चमचे उस काम को पूरा करने के लिए सरकार में आए हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। एक आदमी का नाम बताइए, एक आदमी का जो आरएसएस और भाजपा से जुड़ा हुआ हो, जिसने इस देश की आजादी में अपनी भूमिका निभाई हो। एक आदमी का नाम बताइए। और जब ये सवाल हम पूछते हैं तो कहते हैं देशद्रोही बोल रहा है। अच्छा, देशद्रोही बोल रहा है। मैं उस संगठन से ताल्लुक रखता हूं जिस संगठन के नेता कॉमरेड अन्ना भाऊ साठे थे, लोक शायर अन्ना भाऊ साठे थे। मैं महाराष्ट्र की इस महान जनता से यह पूछना चाहता हूं कि आपकी नजर में क्या अन्ना भाऊ साठे देशद्रोही हैं? देशद्रोही हैं अन्ना भाऊ साठे? अगर अन्ना भाऊ साठे देशद्रोही नहीं है तो मैं अन्ना भाऊ साठे ने जो सवाल उठाए थे उसी सवाल को उठा रहा हूं। और वो सवाल ये है कि आजाद देश में आपको आजादी की बात करनी पड़ेगी, वरना अंग्रेजों के ये चापलूस इस देश को बेईमानों के हाथ में बेच देंगे। ये परिस्थिति आज हमारे सामने आकर के खड़ी हुई है। और इस साजिश को हम लोगों को समझना चाहिए कि आज हमारी मुल्क की सबसे बड़ी जरूरत क्या है। और मैं साफ शब्दों में आपको कहता हूं, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। असल में इस देश में जवान, किसान और संविधान खतरे में। इस बात को हमको समझना चाहिए। किसान कैसे खतरे में है इसको आप बखूबी समझ रहे हैं, जवान कैसे खतरे में है इसको भी आप बखूबी समझ रहे हैं। और यह जो जाहिर सभा है, इस जाहिर सभा का नाम रखा गया है संविधान बचाओ देश बचाओ। ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई है कि हमको संविधान बचाने की जरूरत है? वो परिस्थिति ये है कि इस देश के भीतर जो जमहूरियत है उस जमहूरियत का गला घोटने का कोशिश किया जा रहा है। इस देश में जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, एक एक करके उन संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। और मैं 5 उदाहरण से इस बात को आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। सबसे पहले ये, बैठ जाइए कोई बात नहीं है, 5 उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात ये कि इस देश में पहली बार
4 जजों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि सरकार माननीय उच्च न्यायालय के कामकाज में दखल दे रही है। सरकार के इस दखलंदाजी का 4 जजों ने विरोध किया और अभी एक जज जो रिटायर हुए हैं, जोसेफ साहब, कुरियन जोसेफ, उस ऑनरेबल रिटायर्ड जज ने कहा कि किस तरीके से सरकार यह तय करने की कोशिश करती है कि कौन सा केस किस जज के अंदर में जाएगा, और यह पहली बार हुआ। इसका मतलब यह है कि हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है, जो न्यायपालिका है, जो संविधान के लोकतंत्र के हम 4 स्तंभ कहते हैं, उस एक स्तंभ पे सीधे तौर पे हमला किया गया है। और ये महाराष्ट्र है। आप लोग जस्टिस लोया के बारे में जानते होंगे, मैं उस संबंध में कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बार बार मेरे मन में यह सवाल आता है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि जस्टिस लोया के मौत की जांच होने को, इस बात को मानने को कोई तैयार क्यों नहीं है, और बार बार कोई ना कोई जज अपने आप को उस केस से अलग क्यों कर लेते हैं। दूसरी बात, आप चुनाव आयोग की हालत देख लीजिए। 11 तारीख को क्या रिजल्ट आएगा 5 राज्यों के चुनाव का, मैं उसके संबंध में कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो न्यूज आए हैं उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। न्यूज ये आया है, और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बात को इसलिए कह रहा हूं कि आज जो लोग सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं वो दूसरे पे आरोप लगाते हैं कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। प्रधानमंत्री जब अपने मुंह से कहते हैं कि विपक्ष झूठ बोल रहा है, इतनी हंसी आती है कि हंसते हंसते पेट में दर्द होने लगता है। बताइए, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि कोई और झूठ बोल रहा है, उनके सामने झूठ भी शर्मा जाए। इधर से मोदी जी आ रहे हैं और इधर से झूठ जा रहा हो तो झूठ रास्ता बदल ले देख करके। सीनियर के सम्मान में मैं आपको यह बता रहा हूं कि चुनाव आयोग को लेकर के, ईवीएम को लेकर के कितने सवाल पैदा हुए हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि यह पहली बार हुआ है कि चुनाव आयोग के घोषणा करने से पहले भाजपा के आईटी सेल डिपार्टमेंट के मालवीय जी, वो मालवीय जी नहीं, भारत रत्न नहीं, एक नए मालवीय जी आए हैं, मालवीय जी को चुनाव के डेट्स पता चल जाते हैं। और अभी जब इन 5 राज्यों का चुनाव होने वाला था तो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था। भूल गया था बेचारा कि मोदी जी की सभा होने वाली है। उनकी सभा 1 बजे थी, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस 11:30 बजे बुला लिया। फिर जो है गर्मी में चुनाव आयोग को सर्दी लगने लगी, कांपने लगा चुनाव आयोग, और बोला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री की जुमलेबाजी नहीं हो जाएगी तब तक चुनाव के डेट्स की घोषणा कैसे होगी। और वही हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दिया गया, और जब मोदी जी की सभा राजस्थान में हो गई तब चुनाव के डेट्स घोषित किए गए। और इससे पहले जो चुनाव हुए थे उसके चुनाव के डेट्स चुनाव आयोग के बताने के पहले ही अमित मालवीय ने ट्वीट करके बता दिया था। आजकल तो बहुत कुछ ट्विटर पे ही हो जाता है। मोदी जी अक्सर कहते हैं ना, अच्छे दिन, अब की बार फिर से भाजपा सरकार, ये सब ट्विटर पे ही हो रहा है। ये कैसे संभव है कि एक स्वायत्त शासी संस्था सरकार के दबाव में इस तरीके से काम कर रही है। और जहां तक ईवीएम का सवाल है, मैं आपको बता देता हूं और डेटा के साथ बता रहा हूं, मैं अपने पत्रकार बंधुओं से आग्रह करूंगा कि इसको चेक कर लें। छत्तीसगढ़ के स्ट्रॉन्ग रूम में, स्ट्रॉन्ग रूम कहने का मतलब ये है, ये नहीं कि मोदी जी वहां रखे हुए हैं स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं है। स्ट्रॉन्ग रूम का मतलब ये होता है कि जो सारे ईवीएम अलग अलग बूथ से मतदान के बाद कलेक्ट होते हैं तो सुरक्षित जहां पे रखा जाता है उसको स्ट्रॉन्ग रूम कहा जाता है। उस स्ट्रॉन्ग रूम में छत्तीसगढ़ में 2 लोग लैपटॉप के साथ पकड़े गए हैं। क्या करने गए थे? पबजी खेलने के लिए गए थे क्या? उसके बाद
राजस्थान में बेचारी लवारिस फेंकी हुई थी, ईवीएम, कह रही थी कोई तो आओ उठा के ले जाओ, फेंका हुआ था हाईवे के किनारे। और पाली विधानसभा के जो भाजपा के विधायक हैं, उनके घर के बगल से ईवीएम प्राप्त हुआ है। अब कैसे वहां ईवीएम पहुंचा, हाथ पैर है उसको कि मोदी जी की तरह वो भी फ्लाइट मोड में रहता है, ये हमको नहीं पता। लेकिन ईवीएम इन संदिग्ध हालात में पाए गए हैं। और आप जब भी चुनाव होता है तो एक चार चीज आप देखेंगे कि 150 ईवीएम नहीं काम कर रहा है, 200 ईवीएम नहीं काम कर रहा है, कई बूथ पे जो है देर से मतदान प्रारंभ हुआ है। ये सारी परिस्थिति हो रही है। मतलब चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से और ईवीएम अपने मन से काम नहीं कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हम बोले देखो हमको तो नहीं करने आता है, अमित शाह से पूछ लो, हमको नहीं मालूम है कि हैक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हम तो बिहार में ये देखे कि ईवीएम हैक हो ना हो, हमारा सीएम हैक हो गया है। जनता वोट दी भाजपा के खिलाफ, हमारे मुख्यमंत्री जो है भाजपा के पास जाकर के बैठ गए। अब क्या कर लीजिएगा। पहली बार इस देश में हुआ कि भाजपा 2 विधायकों से सरकार बना ली। अभी 5 राज्यों में चुनाव के रिजल्ट आने हैं तो मोदी जी के बारे में कल्पना कर रहे हैं। मोदी जी अमित शाह से कह रहे हो कि और अमित बताओ क्या चुनाव का रिजल्ट होगा, तो अमित जी एकदम डायलॉग मारेंगे एकदम बिग बी की तरह कि उनके पास एग्जिट पोल है, हमारे पास ईवीएम है। क्या होगा रिजल्ट हमको नहीं पता है। हमारा सिर्फ और सिर्फ ध्यान इस बात में केंद्रित है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं स्वायत्त तरीके से अपना काम करने में सक्षम नहीं है। सीबीआई की हालत देख लीजिए, सीबीआई पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। नंबर 1 और नंबर 2 में लड़ाई चल रही है, चल रही कि नहीं चल रही है। इसके साथ साथ जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसकी हालत देख लीजिए, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च हो, हर जगह इस तरीके से सरकार का सीधा हस्तक्षेप है। और इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च में ऐसे ऐसे इतिहासकारों को उसका मेंबर बनाया गया है जो मोदी जी को इतिहास पढ़ाए हैं। मोदी जी का इतिहास के बारे में मालूम है कि नहीं? नानक जी कब पैदा हुए, कबीर जी कब पैदा हुए, मोदी जी गए और दोनों की मीटिंग करवा दी। ऐसे इतिहास के ज्ञाता हैं हमारे प्रधानमंत्री, मजाक है। और एक मजेदार बात आपको बता देता हूं, हालांकि फेल होना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन मोदी जी इतिहास में फेल कर गए। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि जो पीढ़ी अपना इतिहास नहीं याद रखती है, इतिहास उसको भुला देता है। इसीलिए है महाराष्ट्र की जनता, मैं आपसे ये अपील करने के लिए आया हूं कि आपको सोचना है कि आपको किसका भारत चाहिए। एक तरफ सावरकर का भारत है, दूसरी तरफ अंबेडकर का भारत है। आप तय कर लीजिए कि आप कौन से भारत का निर्माण करना चाहते हैं। और अंबेडकर के भारत का सपना हमारे देश के संविधान में है। संविधान की वो प्रस्तावना जिसमें ये कहा गया है हम भारत के लोग, उसमें कोई अंतर नहीं किया गया है। तू मराठी मैं बिहारी, तू हिंदू मैं मुसलमान, तू सिख मैं ईसाई, तू दलित मैं ब्राह्मण, ऐसा कोई अंतर नहीं किया गया है। हिंदू हो या मुसलमान हो, किसान हो या मजदूर हो, तमाम तरीके के, महिला हो या पुरुष हो, उत्तर भारतीय हो या दक्षिण भारतीय हो, सबको बराबर का वोट का अधिकार दिया गया है। इसीलिए उस संविधान से उन लोगों को दिक्कत होती है जो समाज में ऊंच नीच को सही समझते हैं। उन लोगों को दिक्कत होती है जो समाज में जातिवाद को जस्टिफाई करते हुए नजर आते हैं। और यही वो लोग हैं जिन्होंने इस देश में संविधान की कॉपी को जलाई है। इसीलिए ये हमारा कोई राजनीतिक प्रोपेगेंडा नहीं है। औरंगाबाद में चुनाव है क्या? नहीं है ना। फिर भी हम क्यों कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है? क्योंकि सचमुच संविधान खतरे में है। भाजपा के एक मंत्री ने कहा कि हम 15 लाख रुपया खाते में पहुंचाने के लिए सरकार में नहीं आए हैं।
हम सरकार में आए हैं कि संविधान को हटा करके मनुस्मृति को लागू कराया जाए। अब आप ये सोचेंगे कि मनुस्मृति में क्या ऐसी बात है जिससे आपको दिक्कत है। मनुस्मृति में जो बात लिखी हुई है उससे इस देश के एक जाति को छोड़ करके और उस जाति की भी जो महिलाएं हैं उसके पक्ष में वो किताब नहीं है। एक जाति को छोड़ करके तमाम जातियों के खिलाफ है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा गया है कि समाज में संतुलन के लिए सीढ़ी नुमा व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। और जो सबसे शीर्ष पे बैठा हुआ समुदाय है जो ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुआ है, एक तो ये अपने आप में अलग तरह का साइंस है, समझ में नहीं आता है, फिर भी मान लेते हैं। उनको छोड़ करके बाकी सब अंग से जो लोग पैदा हुए हैं उनका काम सेवा करने का है। और मुख से पैदा होने वाला जो समुदाय है उसकी भी जो महिला है उसका सिर्फ और सिर्फ काम सेवा करने का है। और यह जो विचारधारा है, इस विचारधारा के जो शब्द हैं अलग अलग समय में आरएसएस के नेताओं के द्वारा और इस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा बोला जाता है। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। जब आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि महिलाओं को रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि घर में रहो, पति की सेवा करो, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, दिन रात 2 लाठी मारता है फिर भी मेरा पति मेरा देवता है। पर कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ जब चुनाव होता है तो वोट इस नाम पे मांगा जाता है कि यदि औरंगाबाद में हिंदू महिलाओं को सुरक्षित रखना है तो हमको वोट दीजिए। अरे साहेब, महिला हिंदू की हो या मुसलमान को हो, सबसे ज्यादा वो सुरक्षित तो वो अपने घर में है, क्योंकि जो मानसिकता महिलाओं को लेकर के समाज में बनाई गई है उस मानसिकता से महिलाओं को दिक्कत होनी चाहिए। और इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। आरएसएस का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यही है ना? उसमें सिर्फ पुरुष जा सकते हैं। इनका जो महिला विंग है उसका क्या नाम है? राष्ट्रीय सेविका संघ। ये स्वयं शब्द कहां चला गया? अच्छे दिन के साथ घूमने के लिए गया है, कभी वापस नहीं आएगा। ये स्वयं शब्द क्यों हटा दिया गया है? क्योंकि मनुस्मृति में कहा गया है कि महिला तो पैदा होती है पुरुषों की सेवा करने के लिए, तो वो स्वयं की सेवा कैसे कर सकती है? ये है मनुस्मृति की विचारधारा। और इसी विचारधारा का रिफ्लेक्शन है जब मोदी जी कहते हैं कि कचरा उठाने में आध्यात्मिक सुख मिलता है। देख लीजिए, माने जो कथित तौर पे चौथे वर्ण के लोग हैं उनको आध्यात्मिक सुख मंदिर जाकर के नहीं मिलेगा, उनको कहां मिलेगा? गटर में उतर करके उनको आध्यात्मिक सुख मिलेगा। तो मोदी जी, आप स्वच्छ भारत अभियान के इतने बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपको भी आध्यात्मिक सुख चाहिए, तो चुनाव के वक्त आप मंदिर मंदिर क्यों घूमते हैं, गटर गटर काहे नहीं उतरते हैं? ये हमको समझा दीजिए। गटर के गैस से जो गैस दिखता नहीं है उस गैस से इनको चाय बनता हुआ दिख जाता है, लेकिन उस गटर के गैस से इंसान मर जाते हैं। दिल्ली राजधानी की मैं बात कर रहा हूं, आए दिन ऐसी खबर आती रहती है कि हाथ से जो लोग कचरा उठाते हैं, गटर में उतरते हैं, संसाधनों के अभाव में उनकी मौत हो जाती है। विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग गया। मेहुल चौकसी और नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग गया। 5,000 करोड़ भी यदि सरकार इन सफाई कर्मियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में खर्च कर दे और उनको संसाधन मुहैया करा दे तो किसी की भी मौत गटर में उतरने से नहीं होगी। लेकिन ये सरकार की प्राथमिकता नहीं है, क्योंकि सरकार किस पे सोच रही है? मनुस्मृति के आधार पे सोच रही है कि चौथे वर्ण के लोगों का काम है गटर में उतरना, क्योंकि इससे उनको आध्यात्मिक सुख मिलता है। यह है मानसिकता। इस मानसिकता को हमको समझना चाहिए। और एक बात और स्पष्ट कर देता हूं, यह जरूरी नहीं है कि जो कोई व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हो वो ब्राह्मणवादी हो।
ठीक उसी तरह से यह भी जरूरी नहीं है कि कोई दलित ब्राह्मणवादी नहीं हो। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। ब्राह्मणवाद का संबंध किसी व्यक्ति के किसी जाति विशेष में पैदा होने से संबंधित नहीं है। ब्राह्मणवाद का संबंध सामाजिक संरचना से है, और उस सामाजिक संरचना में जो लोग ऊंच नीच में भरोसा करते हैं और बराबरी की बात को अस्वीकार करते हैं और गैर बराबरी की बात को पूर्व जन्मों का फल मानते हैं, वो सारे लोग ब्राह्मणवादी हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। और यही जो शुद्धतावाद है, इस शुद्धतावाद ने इस देश को कमजोर किया है। ऐसे ही मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन गए हैं। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री इसलिए बन गए हैं कि जो लोग अपने आप को पूर्वगामी कहते हैं, जो लोग अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते हैं, जो लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं, वो आपस में कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ते हैं। एक हिसाब हमको समझा दीजिए, 69 बड़ा होता है कि 31 बड़ा होता है? 69 बड़ा होता है ना। अगर आपका गणित ठीक है तब। मोदी जी बहुत लाजवाब गणित बनाते हैं। 69 जब बड़ा होता है तो ये 31 आपके ऊपर रूल कैसे कर रहा है, ये हिसाब मुझे समझाइए। ये 31 इसलिए रूल कर रहा है क्योंकि 31 इकट्ठा है और यह जो 69 है वो टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है। और ये जो 69 है ये इकट्ठा कैसे होगा? ये इकट्ठा तब होगा जब प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस सवाल को हम छोड़ दें और इस सवाल को हम मजबूती से पकड़ें कि देश बचेगा कि नहीं बचेगा, संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, जमहूरियत बचेगा कि नहीं बचेगा। तब आप 69% को इकट्ठा कर सकते हैं। अरे एक देश में एक ही प्रधानमंत्री होगा ना, और एक राज्य में एक ही मुख्यमंत्री होगा, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो तब होगा ना जब देश में चुनाव होंगे। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भाजपा के पूर्व मंत्री अरुण शौरी साहब ने कहा है कि 2019 में यदि भाजपा जीत करके आएगी, ये देश का आखिरी चुनाव है। ये चेतावनी अरुण शौरी साहब ने दिया है। इसीलिए आज हम ऐसे दौर में हैं कि हमको आपसी मतभेद भुला देना चाहिए। कौन बनेगा एमएलए और कौन बनेगा एमपी, ये सवाल को हमको पीछे छोड़ देना चाहिए। किसका बैनर आगे रहेगा, किसका फोटो आगे रहेगा, इस सवाल को हमको पीछे छोड़ देना चाहिए। आज सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उस 69% को हम इकट्ठा कैसे करें। और मैं आप तमाम औरंगाबाद के साथियों से ये अपील करना चाहता हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस अपोजिशन को इकट्ठा किया जाए, जो अपोजिशन अपने आप को प्रोग्रेसिव कहता है, जो अपोजिशन अपने आप को सेकुलर कहता है, और जो अपोजिशन ये कह रहा है कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, उस पूरे के पूरे अपोजिशन को इकट्ठा किया जाए। लेकिन यदि ये इकट्ठा नहीं होते हैं, आप इकट्ठा हो जाइए। ये अपील मैं आप तमाम देशवासियों से करने के लिए आया हूं। मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि आप अपने लोकल नेताओं से बातचीत कीजिए, अपने वार्ड पार्षद से बात कीजिए। आपके पास पक्ष विपक्ष कोई भी व्यक्ति हो, उससे संवाद कीजिए और उससे कहिए कि तमाम दल इकट्ठा हो। और यदि वो इकट्ठा नहीं हो, तब आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा कि तमाम लोग मिलकर के, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, मराठा हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, पुरुष हो, सरकारी कर्मचारी हो या गैर सरकारी कर्मचारी हो, छोटे व्यवसायी हो, आप तमाम लोगों को मिलकर के देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए यह निर्णय लेना पड़ेगा कि हम उसी को वोट देंगे जो भाजपा और आरएसएस को हराएगा। यह निर्णय आपको लेना पड़ेगा। यह अपील मैं आपसे करने के लिए आया हूं। और मैं अभी आपके बीच इसलिए आया हूं कि जब चुनाव आएगा तब तो हेलीकॉप्टर आएगा ना, हेलीकॉप्टर आएगा, बड़ा बड़ा कैमरा आएगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां आएंगी। उसमें हमारे जैसे छोटे लोग और ये छोटे सवाल, जो दरअसल इस देश का बहुत बड़ा सवाल है, उस पर चर्चा होना संभव नहीं है। इसीलिए मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि आज देश में
जिस तरीके का सांप्रदायिक माहौल है, उस सांप्रदायिक माहौल में जिस तरीके से हमारे ऊपर जातिवाद और कॉरपोरेट लूट दोनों थोपा जा रहा है, ऐसे माहौल में तमाम शक्तियों को हमको इकट्ठा करने की जरूरत है। और जब हम इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो सबसे बड़ा सवाल ये आएगा कि हमको इस पार्टी से ये दिक्कत है, हमको इस व्यक्ति से ये दिक्कत है। तो मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूं कि आप 100 बात करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसमें से 80 ऐसी बात होगी जिस पे सब लोग सहमत नहीं होंगे। आप असहमति के उस 80% बात को छोड़ दीजिए। और मैं आपसे ये अपील करने के लिए आया हूं कि जिस 20% पे हमारी एकता बन रही है, उस पे हमको एक चट्टानी एकता बनाना चाहिए और देश तोड़ने वाले इन देश विरोधियों, भाजपाइयों और संघियों को हमको परास्त करना चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा संकल्प होना चाहिए। और इस अपील के साथ मैं आपसे ये कहने आया हूं, मला मराठी येत नहीं, मुझे मराठी नहीं आती है, थोड़ा थोड़ा समझ लेता हूं, लेकिन मुझे ये लगता है कि महाराष्ट्र वो क्रांतिकारी धरती है जिस महाराष्ट्र ने एक तरफ वीर शिवाजी को दिया है तो दूसरी तरफ संभाजी महाराज को दिया है, एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को दिया है तो दूसरी तरफ लोक शायर अन्ना भाऊ साठे को दिया है। ये फूले की भी धरती है और ये शीतल साठे की भी धरती है। इस धरती को आप तमाम, चाहे अंबेडकरी हो, मार्क्सवादी हो, राष्ट्रवादी हो, कांग्रेसी हो, तमाम लोगों को आपको एकजुट होकर के इस देश को बचाने की जिम्मेवारी आपको लेना चाहिए। क्योंकि इस देश में जब अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष शुरू हुआ था तो पुनर्जागरण का वो संघर्ष बंगाल से चल करके महाराष्ट्र तक आया था और एक से एक वीर क्रांतिकारियों को इस धरती ने पैदा किया है। आज फिर से इस धरती को, महाराष्ट्र के वीर सपूतों को, बेटियों और बेटों की जरूरत है और मुझे उम्मीद है कि महाराष्ट्र वो विकल्प जरूर पूरा करेगा। और महाराष्ट्र में हमने 3 चीजें बहुत ध्यान पूर्वक सीखा है, वो बोल करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। 2 नारा हमने महाराष्ट्र में सीखा है, बाबासाहेब भीमराव आंबेडकरांचा, शिवाजी महाराजांचा, और एक और नारा हमने सीखा है, तुमचा आमचा नाता काय, जय शिवाजी जय भीमराय। तो हमारे साथ नारा लगाइए, तुमचा आमचा नाता काय, शिवाजी जय भीमराय। अरे तुमचा आमचा नाता काय, जय शिवाजी जय भीमराय। आप तमाम लोगों से शुक्रिया अदा करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद। कन्हैया जी, हम चाहते हैं कि आजादी का नारा यहाँ पर बुलंद हो। हम सब कन्हैया के साथ आजादी का नारा लगाएंगे। कन्हैया कुमार जी को हम धन्यवाद देते हैं, उनके साथी भी यहाँ पर आए। देश से नहीं, देश में आजादी, ये याद रखिएगा। तो आजाद देश में आप बच्ची खुची गुलामी से आजादी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? ठीक है, तो हमारे साथ आप भी अपनी आवाज को बुलंद कीजिएगा। अरे हम क्या चाहते हैं? है हक हमारी, है जन से प्यारी, है प्यारी प्यारी, महिलाएं मांगे तो पुरुष भी बोला, अरे गरीबी से तो भुखमारी से, सामंतवाद से तो मनुवाद से, अरे संघवाद से महिलाएं मांगे, अरे बोल दलिता, किसान भी बोला, मजदूर भी बोला, तो मैं भी बोलूं, तो तुम भी बोलो, सामंतवाद से तो पूंजीवाद से
हौले बोलो, तो धीरे बोलो, तो गुस्से से बोलो, अरे हाथ उठा के तो मिलकर बोलो, तो मिलकर बोलो। एक और नारा हमारे साथ लगाइएगा, अरे जय 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 वीर, अरे जय 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 वीर, अरे जय 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 वीर, अरे जय पेरिया जय वीर, अरे जय जय बिरसा जय वीर, अरे जय शिवाजी जय वीर, अरे जय संभाजी जय वीर, अरे जय जय साठे जय वीर, अरे जय फातिमा जय वीर, अरे जय आसफा जय वीर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राष्ट्रगीत